फ्रेंड्स, वेलकम इन ऑन टाइम ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे OCM सब्जेक्ट। तो 12th स्टैंडर्ड का HSC बोर्ड है, वो फेब में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये न्यू एकेडमी ईयर 2020-21। सो फ्रेंड्स, हाँ मुझे पता है कि वीडियोस आने में कुछ काफ़ी देर हो रहे हैं चैप्टर्स को लेकर, टॉपिक्स को लेकर, बट डोंट वरी, सिलेबस चेंज हुआ है। उस हिसाब से मुझे आपको करेक्ट ना कि गलत इन्फॉर्मेशन या ओल्ड सिलेबस का कॉन्सेप्ट दूँ मैं। हाँ मैम, हाँ, ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस इज़ वन एंड द सेम, but still we want correct information according to current situation we have to do. So friends, previous lecture में I taught you planning, organizing, staffing and directing. They are the chapter number 2 of functions of management. तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। ये टॉपिक मैं चाहती हूँ कि एक साथ ही पढ़ाऊँ, क्योंकि ये दोनों टॉपिक का एक दूसरे से लिंक है। सो आज ही ये क्लास में दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। और जिस किसी ने मेरा वीडियो नहीं देखा है यूट्यूब चैनल पे, सो फ्रेंड जाओ और पहले फर्स्ट चैप्टर देखो, और उसके बाद वन एंड द सेम, उसके बाद सेकंड चैप्टर्स देखो, तो आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता मेरे फ्रेंड्स, डोंट मग अप द कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट टू राइट इन योर एग्ज़ाम while you're giving your paper. So अब हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता क्या है, पहले हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है, कोऑर्डिनेशन इज between the different function and all the level of employees is the enhance of organization success. तो अभी मैं चाहती हूँ कि मैं अपने वीडियो में मिक्स लैंग्वेज यूज़ करूँ, बिकॉज मैं अगर फ्लुएंटली इंग्लिश यूज़ करूँगी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और अगर मैं मिक्स लैंग्वेज यूज़ करूँगी तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। सो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन हम लोग बोलते हैं, चलो प्लानिंग कर लिया हम लोग ने सबसे पहले, फिर ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, फिर स्टाफिंग कर लिया, डायरेक्टिंग कर लिया, हमारा ये सारे कॉन्सेप्ट सही है, बट कोऑर्डिनेशन बरोबर नहीं हुआ। मतलब अगर एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेशन के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, कॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे हैं उन लोग एक दूसरे के कामों के प्रति, अगर उनको कोई टास्क असाइन किया है एम्प्लॉयज़ को, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग प्री डिटरमाइन गोल्स अचीव नहीं कर सकते। तो कोऑर्डिनेशन डिफरेंट पीपल और डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एज द ऑर्गेनाइजेशन। अभी जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैंने जैसे कहा कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अभी सारे डिपार्टमेंट हैं। ये देखो, एक ये डिपार्टमेंट हो गया, एक ये डिपार्टमेंट हो गया, एक ये, फिर ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पीपल है, ये इससे कोऑर्डिनेट करेगा, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे। जब कोऑर्डिनेशन का चेन, अगर वो प्रॉपर चेन होगा, कोऑर्डिनेशन का जो चेन है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का प्रॉपर चेन होगा, तो देन वी कैन अचीव अवर प्री डिटरमाइंड गोल। अब डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। डेफिनेशन मैंने कहा, हमारे टेक्स्ट बुक में 3 प्रोफेसर अपना अपना खुद का ओपिनियन के हिसाब से अपना डेफिनेशन दिए हैं, बट हमें कोई एक पढ़ना है, हमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। हम लोग फर्स्ट से अगर आप कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, तो वी कैन अचीव आवर गोल। ओके, सो हेनरी फॉल ने क्या कहा है, टू कोऑर्डिनेट इज टू बी हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटी टू कंसर्न टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? हार्मोनाइज करना, मतलब ऑल द एक्टिविटी में, चाहे वो स्मॉल एक्टिविटी हो, बिग एक्टिविटी हो, टास्क असाइन हुआ है, डिफ़िकल्ट एक्टिविटी हो,
चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, हम लोग ने अगर असाइन किया है सबऑर्डिनेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि हम लोग अपने वर्क को भी अचीव कर सकें, हम ऑन द टाइम एट द टाइम हम लोग कंप्लीट कर सकें और अपने सक्सेस को भी पा पाएँ। तो ये हो गया मीनिंग एंड डेफिनेशन। और अब आते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंस पे। इम्पॉर्टेंस हमेशा की तरह 10 पॉइंट्स, और सबसे स्पेशल पॉइंट हमारा है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सारे फंक्शंस, जितने भी टोटल 6 फंक्शंस हैं, ये सारे एक स्पेशल पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है जो तुम सारे फंक्शंस में लिख सकते हो। तो तुम्हारा 1 मार्क्स तो कहीं जाता ही नहीं है। फिर भी अगर मैं कॉमन पॉइंट्स बताऊं तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन से ऐसे कॉमन पॉइंट्स हो कि तुम सारे वो इसमें फंक्शंस में लिख सकते हो, बट तो फंक्शन का मतलब पता होना चाहिए, तो तुम अपने हिसाब से, अपने ओपिनियन के हिसाब से लिख सकते हो। तो मैं लास्ट में बताऊंगी तुमको, नेक्स्ट वीडियो में कॉमन पॉइंट्स और कंपैरेटिव स्टडीज़ बताऊंगी मैं। तो चलो पहले इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। एनकरेज टीम स्पिरिट। अगर कोऑर्डिनेशन मेरा सबऑर्डिनेट के साथ, अगर मेरा एम्प्लॉयज़ के साथ मेरा प्रॉपर है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, हम लोग प्रॉपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो टीम स्पिरिट बन जाएगा। जैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ पीपल, एसोसिएशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हम लोग को ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए। तो कोई काम अचीव कर, अब हम अकेले तो कोई काम अचीव नहीं कर सकते, अकेले प्लानिंग नहीं कर सकते, अकेले ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकते, स्टाफिंग नहीं कर सकते, डायरेक्टिंग नहीं कर सकते, तो हम लोग अचीव कैसे कर सकते हैं? तो कोऑर्डिनेशन से टीम स्पिरिट होता है, टीम में यूनिटी होता है। प्रॉपर डायरेक्शन, हम लोग को जो डायरेक्शन दिया गया था, जो हम लोगों ने डायरेक्टिंग में पढ़ा था, जो सबऑर्डिनेट हम लोगों को एम्प्लॉयज़ को देता है, वर्किंग को देता है, वर्कर्स को, तो वो डायरेक्शन, जो गाइडेंस, जो मोटिवेट कर रहा है एम्प्लॉयज़ को, तो अगर कोऑर्डिनेशन बराबर से होगा तो डायरेक्शन भी बराबर से होगा। डायरेक्शन हम लोग अच्छे से दे सकते हैं, उनको डायरेक्ट कर सकते हैं, हाँ ये रॉ मटेरियल यूज़ करना है, फाइनेंस को कहाँ पे यूज़ करना है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, ये हम लोग अगर पहले ही कर लेंगे तो कोऑर्डिनेशन की वजह से प्रॉपर डायरेक्शन होगा। फैसिलिटेट मोटिवेशन, अगर कोई एम्प्लॉयज़ अगर अपने काम से सेटिस्फाई नहीं है या मोटिवेट नहीं हो रहा है वो काम के लिए, तो कोऑर्डिनेशन की अगर प्रॉपर टाइम पे होगा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने टाइम पे सारे काम कंप्लीट कर लिया, तो बर्डन्स नहीं होगा, प्रेशर्स नहीं होगा, न्यू आइडियाज़ हम लोग हैंडल कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग को जो न्यू वर्क असाइन होगा वो हम लोग हैंडल कर सकते हैं, वो मोटिवेशन हम लोग को मिलता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब मेरे को ये तो ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेन करने का, मेरे को क्योंकि 6th पे 5th पे आ गई हूँ और 4th तक मैंने यही एक्सप्लेन किया। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या, अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज, ये होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। प्रॉपर रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर ये फंक्शन प्रॉपर यूज़ हुआ तो। इम्प्रूव द रिलेशन, जो सबऑर्डिनेट टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेके मैनेजमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ है, सबऑर्डिनेटर है, मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, सुपरवाइज़र है, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जो हेड है डिपार्टमेंट का, उनसे हमारा रिलेशन एक अच्छा बिल्डअप हो सकता है। कस्टमर से हमारा रिलेशन बिल्डअप हो सकता है, अगर हम प्रॉपर यूज़ करेंगे तो ट्रस्ट बिल्ड होगा, कस्टमर पे हमारा ट्रस्ट बिल्ड होगा, गुडविल बिल्ड होगा। इंक्रीज इफ़िशेंसी, वन एंड द सेम, अगर सब प्रॉपर काम होंगे तो एम्प्लॉयज़ में एफिशिएंसीज बढ़ेगा, मतलब उनके काम में जो प्रॉब्लम्स एकर्स होते थे वो कंप्लीट, वो डिस्ट्रॉय या उसको रिड्यूस करके एफिशिएंसीज बढ़ेंगे। इंक्रीजेस गुडविल, ऑटोमेटिकली अगर आपका प्रोडक्ट बहुत बेहतर है, आपकी कोऑर्डिनेटिंग बहुत अच्छा है, डायरेक्टिंग बराबर है, कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर तुमको कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल गया, कस्टमर को कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल गया, अगर वो आपसे कोऑर्डिनेट कर रहा है पर आप उससे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका गुडविल क्रिएट, जो भी कितने भी गुडविल्स हो, बड़े से बड़े गुडविल्स हो, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। तो वो सब बिल्डअप करता है कोऑर्डिनेशन, गुडविल। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज मीन्स दैट इफ द डायरेक्शन इज प्रॉपर, इट मीन्स direction is proper, the coordination is proper, coordination between the subordinate and employees, the unity build ups the directions, and 9th is achieve the goal। अभी वन इन द सेम सारे चीज हम सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में देखें, अचीव गोल अगर प्रॉपर होगा तो हम अचीव कर सकते हैं हमारा प्री डिटरमाइंड गोल। स्पेशलाइजेशन मतलब कोऑर्डिनेशन करेंगे एम्प्लॉयज़ से, हमको पता चलेगा वो किस चीज़ में
स्पेशलाइज्ड है, कौन से एरिया में उनकी पोटेंशियल कैपेबिलिटीज़ है कि वो वर्क को कंप्लीट कर सकते। तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंस, डेफिनेशन, मीनिंग पढ़ लिया कोऑर्डिनेशन का। और अब कंप्लीट करते हैं, आते हैं हम लोग कंट्रोलिंग पे। इफ़ यू वांट्स माय एनी टाइप ऑफ नोट्स, अगर नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, पर कुछ दिनों के बाद डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, या फिर मेरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा 2-3 मंथ्स के बाद, तो ऑनलाइन शायद आप परचेज़ कर सकते हो। तो ये हो गया कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग हमारा टॉपिक। और वीडियो को पॉज करके आप इतना शॉर्ट में लिख सकते हो तुम्हारे बुक में। तो अभी आते हैं हम लोग कंट्रोलिंग के हैं। तो कंट्रोलिंग देखते हैं, कंट्रोलिंग का मीनिंग, डेफिनेशन। बट इसमें एक टॉपिक एक्स्ट्रा आ गया है, वो टॉपिक एक्स्ट्रा आ गया है फ्रेंड्स, ये प्रोसेस है ना। प्रोसेस कैसे, कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है, क्या स्टेप है कंट्रोलिंग का, ये टॉपिक सिर्फ एक्स्ट्रा है। बाकी सेम टॉपिक है, इम्पोर्टेंस है, मीनिंग है, डेफिनेशन है, वन एंड द सेम। तो चलो पहले मीनिंग देख लेते हैं क्या है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द मेजर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट साइकिल। प्लानिंग सबसे पहला फर्स्ट मैनेजमेंट है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, बट कंट्रोलिंग इज द एंडिंग प्रोसेस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या है, मैं कंट्रोलिंग क्या है, एंड प्रोसेस है। इट्स रिक्वायर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो नॉन बिजनेस हो, या लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हो, सब में कंट्रोलिंग अपना रोल प्ले करता है। और अब मैं आपको बताऊंगी, इट्स परफॉर्म ऑल दी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अभी ये नहीं कह सकते कि टॉप लेवल पॉलिसी मेकिंग है तो वो क्या उसमें कंट्रोलिंग नहीं है क्या, लोअर लेवल एम्प्लॉय उन पे तो आना ही है, कोई बात नहीं उसमें तो, बट लोअर लेवल तो आएगा ही, पर टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी आएगा, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग है तो क्या हुआ, है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ना, उसमें भी तो मैनेजमेंट आता है, चाहे वो बिजनेस हो नॉन बिजनेस हो, उसमें भी कंट्रोलिंग होना चाहिए। पावर्स, जिस पे पावर वेस्टेड है उस पर कंट्रोलिंग होना चाहिए, कौन से टाइम पे कब कौन से प्रोजेक्ट को असाइन करके एम्प्लॉयज़ को मिडिल लेवल को पहुंचाना है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्लिप क्लोटर्स कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर रिजल्ट क्लोजर टुगेदर। कंट्रोलिंग कौन सा प्रोसेस है, टेकिंग अ स्टेप टू ब्रिंग अ एक्चुअल रिजल्ट। अभी हम लोग ने कोऑर्डिनेशन तक जो किया वो तो ठीक है, बट कंट्रोलिंग क्या है, एक्चुअल रिजल्ट है, वहाँ से हमको पता चलेगा अगर ये बराबर हुआ तो हमारा रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा। और हम लोग जो अपने रिजल्ट के आसपास एकदम क्लोजर रहेंगे, हम लोग एकदम पास में ही अपने पास रहेंगे रिजल्ट। अगर वो एक ज़रा सा एक ख़राब हो गया तो हमारा सारे का फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सब बेकार। प्रोसेस देख लेते हैं। पहले स्टैंडर्ड क्या करना है हमको, फिर मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस, क्या क्या मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस किया गया, कंपैरिजन एंड फाइंडिंग द डेविएशंस, अगर जो काम हमारा हो गया उसको कंपेयर करो लास्ट डेटा से और फ्यूचर डेटा और करंट डेटा से। फिर एनालाइज करो कॉजेज ऑफ डेविएशंस, उसको एनालाइज करना है, फिर उसको वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाई करना है, करेक्टिंग्स देखना है, अगर सब प्रोसेस राइट निकला तो उसको अटेनमेंट मतलब एग्जीक्यूट। अब इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं। पहला, मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़, वन एंड द सेम। अगर मोटिवेट होगा मतलब अगर हम लोग अपना रिजल्ट पा जाएंगे, अगर मंजिल हमारा कंप्लीट या हम लोग मंजिल के एकदम क्लोज है तो हम लोग क्यों नहीं मोटिवेट होंगे, ऑफ कोर्स वी आर मोटिवेट। फिर उसके बाद इंक्रीज कॉर्पोरेट इमेज, वन एंड द सेम। इफ योर प्रोडक्ट इज ब्रांडेड एंड पैकेजिंग इज वेरी फुल ऑफ दिम एंड इट्स पैकेजिंग ब्रांडिंग जो भी तुम्हारा है, जो मार्केटिंग जो तुम्हारा होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, प्रोडक्ट को एफिशिएंसी लाने के लिए, प्रोडक्ट को एकदम प्रॉपर एकदम गुडविल दिखाने के लिए, अगर प्रोडक्ट तुम्हारा ऑल मैनेजमेंट उसमें हुआ है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो हमेशा कॉर्पोरेट इमेज बढ़ने ही वाला है। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, मैंने बोला वन एंड द सेम। अगर कंट्रोलिंग है तो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन है तो कंट्रोलिंग है। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एम्प्लॉयज़ में एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अभी तक मैं वही सेम पॉइंट बोलते आ रही, दिस इज द कॉमन पॉइंट। साइकोलॉजिकल प्रेशर, अगर जो ह्यूमन बीइंग पे प्रेशर आ रहा है, जो ह्यूमन बीइंग पे प्रेशर जो आ रहा है
वो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और उनका जो रिस्क रहेगा वो रिड्यूस होके सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से प्रेशर कंप्लीट हो रिड्यूस होके वो हम अपना वी कैन अचीव अवर प्रीडिटरमाइंड गोल। एक्ट एज अ गाइड्स, अभी सबऑर्डिनेट अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड्स कर सकता है, बिकॉज अगर वो फिफ्थ अपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को उसने देख लिया, एनालाइज कर लिया कि सब बराबर है, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड्स कर सकता है कि अब क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। इंश्योर्स द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ऑर्डर और डिसिप्लिन हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में नेसेसरी है, चाहे वो टॉप हो, मिडल हो या लेवल लोअर हो। तो ऑर्डर एंड डिसिप्लिन होता है सबऑर्डिनेटेड को क्या सीक्वेंस, सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ को बोलेगा, वर्कर को बोलेगा, मैनेजर को बोलेगा, कौन से सीक्वेंस वाइज से हमको काम, कौन से वर्क को पहले असाइन किया हुआ जो है टॉप लेवल से वो पहले कंप्लीट करना है। फुलफिलिंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सब बराबर हुआ तो वी कैन अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल्स। ओके, एक्यूरेसी एंड स्टैंडर्ड, एक्यूरेसी स्टैंडर्ड मतलब कंट्रोलिंग में मैंने पहले बोला, किसी में तुम लोगों ने प्रोसेस देखा क्या? नहीं ना, सिर्फ अकेला हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा प्रोसेस, तो ये एक स्टैंडर्ड वे है कंट्रोलिंग करने का, ये स्टेप है, एक्यूरेसी स्टेप है जो मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपका मैनेजमेंट से जो आया है HSC बोर्ड से, मैं सिर्फ वही क्लियर आउट कर रही हूँ कि कंट्रोलिंग में एक स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग कोई चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो जाता है एक्यूरेसी स्टैंडर्ड। तो वी डन विथ आवर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, मैंने कंप्लीट कर दिया है सेकंड चैप्टर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग। ये चैप्टर मेरा कंप्लीट होता है। मैंने आपको बता दिया है मीनिंग, डेफिनेशन और इम्पॉर्टेंस आएगा एग्ज़ाम में। 10 पॉइंट्स है, आपको सिर्फ पढ़ना है 7 to 8 पॉइंट्स। इट इज़ इनफ टू लर्न 7 to 8 पॉइंट्स एंड फ्रेंड्स डू इट वेरी वेल बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट according to your exam purpose. It will be coming to 20 not till 15 to 16 marks. It will be coming these chapters. Do filling the blanks and do match the column. It's your homeworks. So ending my video. Thank you for watching my videos. Share my video with your friends. Subscribe my channel. So bye bye friends.